इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। सांसद निशिकांत दुबे को लेकर, उनके स्टेटमेंट को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष की अपनी दलील है, विपक्ष की अपनी दलील है। इस बीच इस मामले को लेकर लीगली क्या होगा, कानूनी रूप से क्या होगा, निगाहें देश की उस पर भी है। तो हमें लगा आज इस विषय पर इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, जो सरकार के काम करने के तरीके को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं और किस तरह से इन मैटर्स को आगे लीगली परसू किया जाता है और देश में न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक फाइन बैलेंस की स्थिति क्या होनी चाहिए। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज पीके मल्होत्रा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत में। सर, बहुत स्वागत है आपका आज इस बातचीत में। आप फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी रह चुके हैं, लॉ मिनिस्ट्री में सर्व कर चुके हैं। तो सर, मुझे लगता है कि आज आपसे इस बातचीत का पर्पस भी यही है कि देखिए, कानूनी तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, लेकिन एक आम इंसान जब देश के सांसद को सुप्रीम कोर्ट पर ये टिप्पणी करते हुए सुनता है कि देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले गृह युद्ध की स्थिति खड़ी कर सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट पाकिस्तान जैसे देशों में दिए जाएं, बांग्लादेश जैसे देशों में दिए जाएं, एक अलग बात है। लेकिन भारत के लोकतंत्र की एक अपनी खूबसूरती है, जहां पर न्यायपालिका की अपनी जगह है, विधायिका की अपनी जगह है, कार्यपालिका की अपनी जगह है और सभी एक दूसरे पर चेक बैलेंस रखें। संविधान ने ये व्यवस्था की है। तो सबसे पहले तो सर, आप इस स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं? मीनाक्षी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने आज इसमें उठाया है। और अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है आज और सरकार में भी काम करने का मुझे मौका मिला, मैं समझता हूं एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा संविधान हमें हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है। उस संविधान के अंदर जो सरकार के 3 ऑर्गन क्रिएट किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उनका क्या क्या कार्य क्षेत्र होगा, ये संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और जबकि कानून बनाने की पावर जो है वो लेजिस्लेचर के पास है, उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, इसी तरह कानून को परिभाषित करना, उसकी इंटरप्रिटेशन देना, वो पावर जुडिशरी के पास है। लेकिन अगर कहीं कोई गैप रह जाता है, मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कानून नहीं बनाया, तो डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर हमारी जुडिशरी के पास ये अधिकार है कि वो उस गैप को फिल कर सकती है, उस गैप को पूर्ण कर सकती है। वो कानून बनाना नहीं माना जाएगा, उसको सिर्फ कानून को सप्लीमेंट करता है। तो मैं समझता हूँ ये फाइन बैलेंस काफी शुरू के कई सालों तक बिल्कुल ठीक चला। उसके बाद प्रोबेबली जब एक ऑर्गन सरकार का वो दूसरे ऑर्गन के अंदर दखल देने लगा, तो प्रोबेबली इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आनी शुरू हुई है। मैं समझता हूँ इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है और स्पेशली वो अथॉरिटीज जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जिनकी बात को जनता फेस वैल्यू पे लेती है, जब वो कोई बात कहते हैं तो प्रोबेबली उसको संवैधानिक प्रावधानों का और जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बीच में सामंजस्य बना करके अपनी बात कहनी चाहिए। अगर हम वन साइडेड बात कहते हैं और किसी एक ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, तो जनता में एक गलत मैसेज जाता है। शायद उस गलत मैसेज को अवॉइड करने की जरूरत है। सर, कानून के लिहाज से भी अक्सर एज ए जर्नलिस्ट भी, जिस समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्या कोई दूसरी भी अदालत अगर है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट से भी अगर फैसले आए हैं, तो उन पर हमें भी बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन होती है कि जिस समय आप बात कर रहे हैं तो आपके बोलने में कोर्ट का अपमान, जजेस का अपमान, न्याय प्रणाली का, न्याय व्यवस्था का, न्याय की मंदिर का अपमान कहीं झलकना नहीं चाहिए। ये एक डिस्क्लेमर मैं कह लूँ या एक
अनसेट रूल तो नहीं है, बड़ा क्लियर कट कहा जाता है, तो हम भी बड़ा संभल कर बात करते हैं कि आप कौन सी बात कैसे कह रहे हैं, उसका एक मीनिंग है जो जनता के बीच जाएगा और उसे उस तरह से कहा जाना चाहिए। ऐसे में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती है, निशिकांत दुबे ने जो कहा है, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्ट हो गया है मैटर, अगले हफ्ते के लिए इसको देखा जाएगा, किस तरफ किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं सर इस केस को? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर एक की अपनी अपनी सीमाएं हैं और सरकार के प्रत्येक अंग को, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, अपने अपने दायरे में रहकर काम करना है। जजमेंट को क्रिटिसाइज करना, जजमेंट पे कमेंट देना, ये हमारे अधिकार का एक भाग है, एक हिस्सा है। कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस कमेंट की भी अपनी एक सीमाएं होती है। उस सीमा में रह के आप कमेंट करते हैं तो उसको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म माना जाएगा और हेल्दी क्रिटिसिज्म का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो लक्ष्मण रेखा को लांघ करके हम किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर चीटाकशी करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम उसके ऊपर व्यवस्था जो होती है वो कहीं ना कहीं चरमराने के स्थिति में आ जाती है। निशिकांत दुबे जी ने जो बात कही है वो कुछ ऐसे मैटर्स को लेके कह रहे हैं जिनकी सुनवाई कोर्ट द्वारा की गई और कोर्ट ने अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया। वो सारी बातें ये कहना कि ये कॉन्टेम्प्ट में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मामला अभी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है कि हमारे से आपको इसके ऊपर कोई व्यवस्था लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करनी है तो उसका अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एक प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करिए और अटॉर्नी जनरल से अप्रूवल लेके आइए। अटॉर्नी जनरल उसका अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे हमें नहीं मालूम, वो अपने तथ्यों को ध्यान में रखकर देंगे। तो ये कहना कि इसमें कंटेम्प्ट है या नहीं है, आई थिंक इट विल बी टू अर्ली स्टेज, और मैं उस पे इस विषय पे, क्योंकि मामला ऑलरेडी न्यायालय के पास है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आज की तारीख में सर आम लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या विश्वास की एक खाई, एक ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है विधायिका और न्यायपालिका के बीच। और दूसरी बड़ी बात ये भी है, लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे कारण है। हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले निशिकांत दुबे पहले ऐसे सांसद नहीं हैं जिन्होंने ऐसी कोई बात की हो। इससे पहले सरकार के मंत्री हैं, किरण रिजिजू है, वक्फ बिल को जब लाया जा रहा था संसद में, उससे पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। हालांकि उसकी भाषा ये नहीं थी उस स्टेटमेंट की, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी अंदाजा रहा होगा कि ये मैटर चैलेंज तो किया ही जाएगा, चाहे संसद से पास भी हो जाएगा उसके बाद भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जगदीप धनखड़ साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, उनका स्टेटमेंट हो गया। हैरानी की बात यह है, जब इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो आरोप ये लग रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक माहौल बनाए जाने की साजिश है, या मैं कहूं कि एक प्रयास है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप जजमेंट के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो कमेंट करना और एक हेल्दी कमेंट करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप सीमा का उल्लंघन करके उसके बियॉन्ड जाते हैं तो प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन को दूसरा ऑर्गन क्रिटिसाइज कर रहा है, जो एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई सांसद या कोई मंत्री ऐसा समझता है कि जजमेंट में किसी तरह की कोई खामी है और उसको लेकर के कोई कमी रह गई है और उसको लेकर के वो उसका क्रिटिसिज्म करता है, तो उसको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के रूप में लेना चाहिए, ना कि एडवर्स लेना चाहिए, अगर वो सीमाओं के अंदर है। सीमाएं क्या है, ये आप ऐसा कोई इसकी सीमा को कोई फिक्स नहीं कर सकते, कोई बॉर्डर लाइन नहीं आप ड्रॉ कर सकते, वो केस टू केस पे डिपेंड करेगा आप कहां जा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। तो ये हेल्दी क्रिटिसिज्म को हमेशा हमें स्वागत करना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? मैं इसको ट्रस्ट डेफिसिट नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक ऑर्गन के व्यक्ति जो है वो दूसरे ऑर्गन की जब टेरिटरी में जाने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा एक मैसेज आता है पब्लिक को कि ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात है जैसा कि आप इसको कह रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ सीमाओं का उल्लंघन अवश्य हुआ और हर एक किसी से हुआ। जैसे जुडिशरी ने भी कुछ इस तरह के आदेश दिए जिसको लेकर के शायद दूसरे ऑर्गन्स को क्रिटिसिज्म करने का मौका मिला। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में उन्होंने कमेटी बना दी,
सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर बहुत डिबेट हुआ। सिमिलरली राष्ट्रपति या गवर्नर किसी बिल जो उनके पास पेंडिंग है, उन्होंने एक समय सीमा तय कर दी, जबकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। क्या इस तरह की समय सीमा को लगाना, तय करना सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित था, या एक वो डायरेक्शन दे देते कि इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर विचार करके कानून लेकर के आए इसके ऊपर, इस तरह का आदेश देना ज्यादा बेहतर होता। तो जब एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का जो है, एक अंग जो है सरकार का, वो अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश करता है, तो दूसरे अंग को उसके ऊपर छीटाकशी करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हर एक अंग गवर्नमेंट का अपनी अपनी सीमाओं के अंदर जो संविधान ने निर्धारित की है उसमें रहते हुए अगर कार्य करेगा, तो शायद इस तरह का टकराव देखने को नहीं मिलेगा जो परसेप्शन आज पब्लिक में बन रहा है और जिसको आप टकराव की बात कह रहे हैं। सर, सांसद का जो विशेषाधिकार है वो भी इस वक्त डिबेट के दायरे में है। सांसद का विशेषाधिकार, उसका दायरा क्या होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए? देखिए, विशेषाधिकार की अगर आप सांसद की बात करेंगे तो वो विशेषाधिकारों का वो बहुत सीमित विशेषाधिकार हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई उस विषय पे नहीं की जा सकती जिसके बारे में वो संसद में बात करते हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई अगर होगी भी तो संसद द्वारा ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन संसद के बाहर जो वो बात करते हैं उनको भी उन्हीं मर्यादाओं का पालन करना है जो किसी दूसरे नागरिक ने करना होता है। तो उनका संसद के बाहर कोई विशेष अधिकार दूसरे नागरिकों के कंपैरिजन में कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनके मन में कोई ऐसा विचार है जो वो सोचते हैं कि जनता के बिहाफ में उन्हें पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने रखना चाहिए, विचार रखने में कोई वो नहीं है, लेकिन विचारों की जो लिमिटेशन है जो संविधान के दायरे में आती है सिर्फ उसी में आना चाहिए, उसके बियॉन्ड वो भी नहीं जा सकते, सांसद भी नहीं जा सकते संसद के बाहर। सर, इस बीच क्या आपको ये भी लगता है कि जैसे अभी रिसेंट हमने एक केस देखा, जस्टिस वर्मा के घर से जो कैश मिलने वाली घटना थी, जले हुए नोट, और उसको लेकर एक ज़बरदस्त डिबेट पूरे देश में छिड़ी। इनफैक्ट उससे पहले आपको बैंगलोर के जो टेकी थे अतुल सुभाष, जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स केस चल रहा था, उसको लेकर जो उन्होंने लीगल सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे, लोअर कोर्ट के जजेस किस तरह से डिमांड करते हैं और क्या क्या उनकी शब्दावली रही, उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर उसमें सब बातों का जिक्र किया था। इस तरह की घटनाएं जो देश के सामने आई हैं, क्या उन्होंने न्याय प्रणाली और न्यायालयों की क्रेडिबिलिटी को भी क्वेश्चन किया है? और जिस तरह से क्वेश्चन किया है, व्हाट इज अ राइट वे अहेड, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों को सुधारने की दिशा में ये जरूरी डिबेट है, ये जरूरी डिस्कोर्स है और इसके बाद ये करेक्टिव मेजर्स लिए जाने की जरूरत है? मीनाक्षी जी, जुडिशियल रिफॉर्म जो है, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अगर आप 1950 की स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक एक आम आदमी को, साधारण नागरिक को जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जस्टिस डिलीवरी में डिले होता है, और जो आपने एग्जांपल कर्नाटका का दिया, वो जस्टिस डिलीवरी में डिले कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर दैट। और जहां तक आपने कैश मिलने की बात की और उसके ऊपर इंक्वायरी की बात की, मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर जस्टिस डिलीवरी में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले भी इस बात को कह चुका और दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये जो इंटरनल प्रोसेस है, उस इंटरनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के पास इम्पीचमेंट के अलावा और कोई रास्ता इन बिटवीन, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इम्पीचमेंट इतना कठिन प्रोसेस है कि उसको फॉलो करके आज तक हमारे देश में एक भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हो पाया है, जबकि इंक्वायरी स्टार्ट हुई, लेकिन क्योंकि इन बिटवीन उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उनका इम्पीचमेंट नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जिसमें सरकार को चाहिए कि जुडिशरी को कंसल्ट करके जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जो पहले भी लाने का प्रयास किया गया था, उसको इंट्रोड्यूस करके एक कानून बनाना चाहिए। जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्योंकि जब ये कानून बनेगा
उस कानून के अंदर जो पावर देनी चाहिए इंक्वायरी को और इन्वेस्टिगेशन की, वो जुडिशरी के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट जो है वो जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल ला करके एक नया कानून पास करे, ताकि इम्पीचमेंट से नीचे की जो कार्रवाई है वो ऐसे जजेस के ऊपर की जा सके जिनको प्राइमा फेसाई जिसका कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। जी, आखिरी सवाल सर, और ये सवाल इसलिए नहीं कि आप फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी रह चुके हैं, बल्कि इस देश के जिम्मेदार नागरिक, एक पढ़े लिखे इंसान और उच्च पदों पर जिन्होंने सर्व किया है, उनसे मेरा ये सवाल है सर। बार बार हम देखते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे ये बात आती है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान का खतरे में आना क्या इतना आसान है जितना आसान पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है? आई थिंक आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन संविधान के उल्लंघन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी कार्य प्रणाली जो बनाई गई है संविधान के अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, हर एक के लिए सीमाएं तय कर दी हैं कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस किस क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करेगी। अगर कोई बीच में गैप रह जाता है तो उसको फिल कैसे किया जाएगा, उसके सिस्टम भी हमारे संविधान में उस चीज के भी प्रावधान दिए गए हैं। जब उन सीमाओं का उल्लंघन होता है, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जब कोई पर्टिकुलर अंग गवर्नमेंट, एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का अपनी उस सीमा को, अपनी उस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर दूसरे की टेरिटरी में जाने का प्रयास करता है, तब हम बात करते हैं कि संविधान खतरे में है। अगर हर ऑर्गन गवर्नमेंट का अपनी अपनी सीमा में रहकर कार्य करेगा तो संविधान खतरे में है, यह शायद ये स्टेटमेंट बोलने का मौका ना राजनीतिज्ञों को मिलेगा, ना जजेस को मिलेगा, और ना आम जनता को मिलेगा। क्या बात है, मुझे लगता है इसी नोट पर सर मैं फिर इस बातचीत को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया है, वो इस संविधान की शक्ति है, उसके पीछे वो दूरदर्शी सोच भी है कि आप अक्सर ये बयान सुनते हैं कि संविधान खतरे में है, कुछ घटनाओं पर आधारित टिप्पणियां भी होती हैं। वो घटनाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको कमतर करके आंका जाए, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उन पे बात होना भी जरूरी है, उनमें न्याय होना भी जरूरी है, लेकिन आपके माध्यम से अपने दर्शकों को एक बात और मैं बताना चाहूंगा। हमारा संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब तक हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस संविधान के 106 बार अमेंड कर चुके हैं। इसलिए हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट करते हैं कि जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर संविधान में आवश्यक संशोधन की जरूरत है तो वो संशोधन भी किए जाते हैं। और उन संशोधन को जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूट करता है और अगर उसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो जुडिशरी के सामने चैलेंज भी होते हैं। और ऐसे इंस्टांसेस पास में हुए हैं जहां कुछ अमेंडमेंट्स को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन भी किया है। तो इस लिविंग डॉक्यूमेंट के होते हुए मैं समझता हूं हमें खतरा कुछ नहीं है, अगर तीनों अंग सरकार के अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करें। आई थिंक इस एक लाइन में इस पूरी बातचीत का सार छिपा था, और आपने लगभग अपने हर सवाल के जवाब में सिर्फ इस बात को रिपीट किया कि कोई किसी की टेरिटरी में अननेसेसरी दखल ना दे, तो देश का सिस्टम बेहतर तरीके से पहले भी चलता है, आज भी चलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग टाइम टू अस एंड अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।